Hello everyone, so let's take up revision of one of the simplest chapters of your ITT syllabus. This is TDS and TCS. ये TDS, TCS GST वाला है, इनकम टैक्स वाला अलग होता है। GST के अंदर आपके पास TDS सेक्शन 51 के अंदर आता है और TCS आपके पास सेक्शन 52 के अंदर आता है। दो ही सेक्शंस है, बहुत छोटे प्रोविजन है इसके अंदर, कोई बहुत ज्यादा वो DT की तरह इनकम टैक्स की तरह कोई हैवी वाला बात इसके अंदर नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट TDS TCS का क्या सीन है, तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे ये जो TDS TCS का मैं बात बता रहा हूं आपको, यहाँ पे पहली बात तो आप टीडीएस के एंगल पे समझो कि अगर 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 सिनेरियो ऐसा है कि यू आर द सप्लायर, ठीक है, एंड आई एम द रेसिपेंट, आपने मुझको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करे हुए और मुझे आपको 5 लाख का पेमेंट देना है। जीएसटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख है, जीएसटी उसके ऊपर 18% अलग से, तो वैल्यू का 5 लाख है। गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि ये जो सामने वाला सप्लायर है ना, आप जब इसको पे कर रहे होंगे तो आप पेयर हो, ठीक है, आप पेयर हो, सामने वाले को पेमेंट पूरा मत करना, आप रेसिपिएंट हो, आपने उससे गुड्स और सर्विसेज ली है, आप उसको जब पेमेंट करने वाले हो, यू आर द पेयर, उसको पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट कर देना। तो अब आपका कटेगा, गन्ना वाला कटेगा, क्योंकि मैं आपकी पेमेंट करते वक्त उसमें से टीडीएस डिडक्ट करूंगा। आप सप्लायर हो, पेई हो, जिसके पास में पैसे पहुंचने वाले, लेकिन पूरे पैसे पहुंचेंगे नहीं, 5 लाख में से टीडीएस काट के दूंगा, तो आप डिडक्टी हो जिसका कटने वाला है, ठीक है, गंदा वाला कटने वाला है। सप्लायर का कट रहा है, गंदा वाला कट रहा है, तो आपकी पेमेंट मैं पूरी नहीं करूंगा, टीडीएस डिडक्ट करूंगा। ये एंगल से आपको समझ में आना चाहिए। तो रेसिपेंट जो है वो उसका काट रहा है या काट रही है जेंडर के हिसाब से, और सप्लायर जो है उसका कट रहा है गंदा वाला, ये आपको समझना चाहिए। ऑन दैट नोट, सेक्शन 51 की जो कहानी चालू होती है उसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये बोलता है, बताओ वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं। तो देखो, टीडीएस के प्रोविजन हर किसी पे नहीं लगते, ये लिस्ट ऑफ लोग हैं जिनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लगते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टीडीएस तब लगता है जब सप्लायर वगैरह ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट इज ऑल अबाउट टैक्सेबल गुड्स। अगर टैक्सेबल वाले ट्रांजैक्शन है तभी पेमेंट देते हो टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर एग्जाम गुड्स या सर्विसेज है तो उस केस में रेसिपेंट जब पेमेंट कर रहा होगा तो वो पेमेंट देते वक्त पूरा पेमेंट दे देगा, टीडीएस तब नहीं लगता। टीडीएस तब लगता है जब ट्रांजेक्शन टैक्सेबल सप्लाईज का है। ऑन दैट नोट, आपके पास लिस्ट ऑफ यहाँ पे लोग हैं जिनको आपको मतलब जो जब भी पेमेंट कर रहे होते हैं, ये रेसिपेंट्स होते हैं, ये जब भी पेमेंट कर रहे होते हैं ये टीडीएस काटेंगे। डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी, ये तीन नाम आपने कई बार पढ़े होंगे आरसीएम चैप्टर के अंदर। ये तीन लोगों को बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, इनको बोला जाता है कि टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ। तो ये तीन नाम बड़े फेमिलियर है, आपने यहाँ वहां पढ़े होंगे। डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी। इसके अलावा कुछ और भी नोटिफाइड लोग हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड, गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये सारे नाम है। पॉइंट नंबर 1, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी जहां पे एटलीस्ट 51% का स्टेक गवर्नमेंट का खुद का है। सो विद 51% और मोर, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जहां पे 51% या उससे ज्यादा का स्टेक गवर्नमेंट का है, वो लोग भी डिडक्टर की कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद में कोई भी सोसाइटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये मोस्टली सब गवर्नमेंट वाले नाम ही आपको दिख रहे हैं। डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, कोई बॉडी जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा का स्टेक है, कोई सोसाइटी जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 के अंदर गवर्नमेंट वाले लोग नहीं है। कोई पर्सन, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप बेच रहा है। तो ये जो सप्लायर है इस रेसिपेंट के साथ जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो दोनों पार्टीज रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप हो रहा है। ओके, सो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो दोनों लोग रजिस्टर्ड है और इनके बीच में मेटल स्क्रैप का बिजनेस हो रहा है। तो जो रेसिपेंट है पूरा पेमेंट नहीं करेगा, टीडीएस डिडक्ट करके देगा। ये आपके लिस्ट ऑफ डिडक्टर्स हो गए। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बताया, पूछा आपको कि लिस्ट डाउन दोस कैटेगरी ऑफ पर्सन जिनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो भाई साहब ये पूरी लिस्ट है, आपके पास ये सारे नाम है, ठीक है। ए, बी, सी और डी के अंदर 4 और नाम, D1, D2, D3, D4, ये टोटल इतने सारे लोग हैं जिनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं। अब एक्सेप्शंस के अंदर जो बातें हैं, एक्सेप्शंस के अंदर इन्होंने क्या बोला? पहली बात तो इन्होंने बोला कि पीएसयू टू पीएसयू, जब एक पीएसयू दूसरे पीएसयू के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो ये आपस में एक दूसरे का नहीं काटेंगे, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगता। दूसरी बात, ए से लेकर के D3 वाले लोग जब आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, तो देखो ए से लेकर D3 मतलब यहाँ पे ये गवर्नमेंट के ही आपस में ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो बोला अगर ये ए से लेकर D3 वाले लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये एक दूसरे का नहीं काटेंगे, जाहिर सी बात है, सब गवर्नमेंट वाले, और यहाँ पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने का बात नहीं आएगा। यहाँ पे D4 वाले को छोड़ दिया, मतलब D4 वाला इनकी कैटेगरी में नहीं है। तो D4 वाले के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करे या फिर ये लोग आपस में जो भी खेल रहे हैं मेटल स्क्रैप, ये वाले केसेस में टीडीएस के प्रोविजन डेफिनेटली लग जाएंगे।
उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 आपको बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहां पे आपने सप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किया है, वो लोग रेसिपिएंट है, तो वो लोग आपको पूरा पेमेंट दे देंगे, वो काटेंगे नहीं, ठीक है। डिफेंस वाले बोले हम ये सब कुछ नहीं करते, हम टीडीएस वगैरह के प्रोविजन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो देखो पीएसयू टू पीएसयू, ध्यान देना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाया लोग ने, ऑफ लेटली बनाया था, ठीक है, पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर ही कुछ बनाया, तो ये लोग बनाते क्वेश्चन। पीएसयू टू पीएसयू का ट्रांजेक्शन होगा तो टीडीएस नहीं आएगा। ए से लेके डी3 वाले लोग आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो टीडीएस नहीं आएगा। और कभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे आपने सप्लाई किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले को, तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। अब पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसी से समझ में आएगा। देखो पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये एग्जांपल मैं क्लास के अंदर तो बड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं, बट आपको फिलहाल यहां पे समझना है क्या सीन है। सर अभी कभी ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एलओएस एंड पीओएस, ये कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट या यूटी के अंदर आ रहा है, एंड एलओआर ये किसी अलग ही स्टेट या यूटी के अंदर आ रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम, ऐसी टेक्निकल ग्लिच वाले सिनेरियो में टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। सर पहले वाले, इनफैक्ट दूसरे वाले केस में देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेफरी, सब कुछ गोवा में ही है। अगर एलओएस पीओएस दोनों गोवा में, तो ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट का होगा, टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और रेसिपेंट पेमेंट देते वक्त उसमें से सीजीएसटी डिडक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करेगा और एसजीएसटी डिडक्ट करके वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के पास में जमा करेगा। तो ये वाले केस में तो टीडीएस डिडक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले केस में एलओएस एंड पीओएस दोनों अलग अलग स्टेट में, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग टेरिटरीज में होते हैं, दो स्टेट्स या दो अलग अलग यूटीज या एक स्टेट और एक यूटी में, तो वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट का होता है, टैक्स लगता है आईजीएसटी। ऐसे केस में रेसिपेंट जो दिल्ली का है वो पेमेंट देते वक्त आईजीएसटी बोल के, मतलब ट्रांजैक्शन आईजीएसटी का है, तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। सर अगर मान लो इंट्रा स्टेट है तो टीडीएस का क्या रेट होता है, तो बेटा जी टीडीएस होता है 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी। लेकिन अगर आईजीएसटी होगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2%। ये तो ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस महाशय याद रखना, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है, ऑफ लेटली उन्होंने पिछले अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन भी बनाया था, याद रखना। लोकेशन ऑफ सप्लायर एलओएस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस, अगर ये दोनों एक स्टेट में है एंड लोकेशन ऑफ रेसिपेंट किसी अलग ही स्टेट में है, तो ऐसे केस में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। ये वाली बात का क्लैरिटी मैं यूजुअली क्लास के अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन में देता हूं, अभी रिवीजन वीडियो में मैं डाल नहीं पाऊंगा, तो बस इतना याद रख लो, एलओएस पीओएस एक स्टेट में है एंड एलओआर किसी अलग ही स्टेट या यूटी में, तो ऐसे केस में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, ठीक है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। मैं वापस आपको बता दूं कि 51 के प्रोविजन में ये सारे लोगों के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्सेप्शंस में 4 एक्सेप्शन है, पीएसयू टू पीएसयू, ए से लेके डी3 वाले लोग आपस में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 4 के लिए याद रखना, गोवा दिल्ली, दैट इज एलओएस पीओएस गोवा में है एंड एलओआर दिल्ली में है, तो ऐसे केस में, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन गया, तो ऐसे केस में टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अब एक बार के लिए मैं फाइल स्विच करता हूं और मैं वो वाली फाइल अब पेस्ट कर देता हूं जहां से मैं यूजुअली कराता हूं, उसके अंदर मेरी मार्किंग्स बढ़िया वाली करी हुई है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर। अब यहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सर जो डिडक्टी है, डिडक्टी मतलब जिसका पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, सो ये जो डिडक्टी है जिसने सप्लाई करा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ बातें समझनी होंगी। मैंने नंबरिंग जो लिखा हुआ है, आप प्लीज नंबरिंग पे ध्यान देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के मजे ले लेता है, बिल्कुल पूरा मतलब तैयारी में बैठा रहता है। सो जो डिडक्टी है, दैट इज जो सप्लायर है, उसने जो सप्लाई करा हुआ है उसकी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, सो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सीडिंग ₹2,50,000। तो पहली बात तो ध्यान देना, 2.5 लाख को एक्सीड होना चाहिए। दूसरी बात बोल रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है उसके अंदर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके अंदर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 4 लाख है, तो टीडीएस लग जाएगा।
अब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आपको 4 इंस्टॉलमेंट में 4 बार ट्रांजेक्शन किया, 1-1 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन किया। सर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, इंडिविजुअल सप्लाईज मे बी लेस देन ₹2,50,000, डजंट मैटर। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2,50,000 देन टीडीएस लगेगा। अब भले इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 2.5 लाख के नीचे हो, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सीडिंग ₹2,50,000 तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब ऐसे केस में मान लो 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो अब अगर भले मैं आपके साथ 1-1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, हर 1 लाख वाली पेमेंट में फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, हर 1 लाख पे लगेगा। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख के ऊपर जो है हर 1-1 लाख पे लगेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, जब आप टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो आपको सिर्फ टैक्सेबल वाला प्रोपोर्शन लेना है, एग्जाम वाला छोड़ देना। सर 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसके अंदर एग्जाम सप्लाई 1 लाख की करने वाला हूं और टैक्सेबल सप्लाई 3 लाख की करने वाला हूं, तो भाई साहब एग्जाम हटा दो। अब टैक्सेबल कितना है? 3 लाख है। क्या वो 2.5 लाख के ऊपर है? यस। सर अगर 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर टैक्सेबल 2 लाख है और एग्जाम 2 लाख है, भाई साहब बच जाओगे, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इज द टैक्सेबल सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2,50,000? नो सर, टैक्सेबल तो बस 2 लाख ही है। सर 4 लाख में से 2.5 लाख टैक्सेबल है और 1.5 लाख एग्जेप्ट है, बेटा जी अब भी बच जाओगे, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एक्सीडिंग 2,50,000, सिंस इट इज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000 टीडीएस नहीं आएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, एमसीक्यू जो भी है, अभी मेरी पहली वाली फाइल में ऊपर मैंने लिखा हुआ था, इंस्टीट्यूट ने अपने केस बेस्ड सिनेरियो के अंदर सब कुछ चीजें उन्होंने प्रॉपर बनाई है और एग्जैक्ट 2,50,000 के टाइम पे टीडीएस नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने पूरा एमसीक्यू वगैरह बनाया है। सो बी वेरी क्लियर विद दैट। दूसरी बात, आप जब भी वैल्यू लोगे तो यू शुड बी टेकिंग वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि वैल्यू 2,80,000 का है, टैक्सेबल है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट 2,80,000 है, बट इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, और जीएसटी जो इंक्लूडेड है, से फॉर एग्जांपल जीएसटी 40,000 का इंक्लूडेड है, तो भाई साहब आपको 40,000 माइनस करना पड़ेगा। अब आपको जीएसटी हटाने के बाद वाला अमाउंट चेक करना चाहिए। तो पहली बात तो जीएसटी हटा देने के बाद मतलब वैल्यू पोर्शन चेक करना, उसमें भी एग्जाम वाला भी हटा दो, मुझे सिर्फ टैक्सेबल वाला चेक करना है, वो भी आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट देखना है, एंड वो भी देखना इट शुड बी एक्सीडिंग ₹2,50,000। तो मेरे सारे नंबरिंग पे ध्यान देना। पहला नंबरिंग टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा पॉइंट बोल रहा है टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तीसरा पॉइंट बोल रहा है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एक्सीडिंग ₹2,50,000, दैट टू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड सेस एज पर द इनवॉइस, देन टीडीएस लगेगा। तो ये 6 के 6 वेरिएबल्स हैं, इंस्टीट्यूट छोड़ने के मजे ले लेता है। अगर ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट का है तो 2% टीडीएस लगेगा, देखो इधर लिखा हुआ है टीडीएस का 2% लगेगा, और अगर इंट्रास्टेट का है तो 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी, इस तरह से लगता है। अमाउंट जो भी इंडिकेटेड होगा इन द इनवॉइस, उसमें से जीएसटी वगैरह अमाउंट माइनस कर देना, अब आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस। सर ये 1% और जो भी आप बोल रहे हो ये किस पे लगाना है, तो देखो वैल्यू वाले पोर्शन पे लगाना। मतलब अगर 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से मैं बोलूं कि 1 लाख एग्जेम्प्ट है, तो पहले वो हटा दो, अब बचा 3 लाख। इस 3 लाख के अंदर भी जीएसटी इंक्लूडेड होगा। अज्यूम करते हैं 4 लाख का 40,000 का जीएसटी है, तो 3 लाख में से 40,000 हटा दो, अब कितना बचा? 2,60,000। इस 2,60,000 पे आपको लगाना है या तो 1% सीजीएसटी एसजीएसटी, या फिर 2% ऑफ आईजीएसटी। मैं वापस से बता दूं, एग्जाम भी हटा दो, जीएसटी अमाउंट भी हटा दो, अब जो बचेगा उसके ऊपर आपको लगाना है 1% या 2%। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, और ये हो गया पॉइंट नंबर 4। रेट ऑफ डिडक्शन इज वगैरह वगैरह 2% ऑफ द पेमेंट मेड और टू बी क्रेडिटेड। तो जितना जितना पेमेंट होगा उतने उतने पेमेंट के टाइम पे, लेकिन ध्यान देना पेमेंट में भी जीएसटी वाला अमाउंट छोड़ करके और एग्जेम्प्ट वाला अमाउंट छोड़ करके उसके ऊपर 1% या 2%। आगे की बातों में तो कोई दम ही नहीं है। ये जीएसटी का पैसा, सॉरी, ये जो टीडीएस का पैसा डिडक्ट किया है गवर्नमेंट के पास, कब तक जमा कर देना चाहिए? तो देखो आपको टीडीएस का पैसा जमा कर देना चाहिए बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाता है हर महीने की 10 तारीख को। तो जैसे ही मंथ खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट वाले महीने की 10 तारीख तक आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल कर देना है, और टैक्स का पैसा जो टीडीएस का काटा था वो जमा भी कर देना है। अगर लेट होगा तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। टीडीएस का रिटर्न अभी मैंने आपको बताया जीएसटीआर 7 में फाइल किया जाता है, मंथ खत्म हो जाने के बाद 10 तारीख तक फाइल किया जाता है। जैसे ही जीएसटीआर 7 फाइल करोगे तो सामने वाले को जिसका भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसको वो टीडीएस डिडक्टेड पैसा उसको उसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान देना, कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, क्रेडिट लेजर नहीं।
जब भी सामने वाले का पैसा डिडक्ट होता है तो वो कैश लेजर में जो अमाउंट दिख रहा है उसको वो यूज कर सकता है। ही कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ कैश लेजर में जो भी उसका टीडीएस का पैसा दिख रहा है वो क्लेम कर सकता है और अपनी लाइबिलिटी के सामने उसको यूज कर सकता है। तो मान लो मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ 3,200 रुपीज, तो वो 3,200 मैं डिडक्ट करके जमा कर दूंगा नेक्स्ट महीने की 10 तारीख तक वाइल फाइलिंग माई GSTR 7। अब जो पैसा मैंने जमा किया वो आपको आपके कैश लेजर में दिखेगा 3,200, और वो 3,200 आप अपनी लाइबिलिटी के सामने यूज कर सकते हो। ठीक है। टीडीएस का सर्टिफिकेट, अगर मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ तो मुझे आपको सर्टिफिकेट देना है इन फॉर्म 7A। पॉइंट नंबर 8 में कोई खास बड़ी बात नहीं है, अगर कभी ज्यादा टीडीएस डिडक्ट हो गया तो उसका रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है, कैन क्लेम द रिफंड ऑफ एक्सेस डिडक्शन। लेकिन मैंने टीडीएस डिडक्ट किया और वो पैसा आपको ऑलरेडी आपके कैश लेजर में दिख गया, अब आपके कैश लेजर में आ गया तो रिफंड किस बात का, आपके कैश लेजर में वैसे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इफ द डिडक्टेड अमाउंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड इन योर कैश लेजर देन द सेम विल नॉट बी रिफंडेड। अगर कभी गलती से कुछ ज्यादा पैसा आपने कलेक्ट करके अपने पास में रख लिया तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, मतलब मैंने टीडीएस ज्यादा डिडक्ट करके अपने पास में रख लिया तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, मेरे से वो पैसा वसूलने के लिए वो लोग चालू करेंगे प्रोसीडिंग्स 73, 74 एंड 74A। 73, 74 पुराने वाले प्रोविजंस है, मतलब नया सेक्शन आया उसकी जगह पे 74A, तो वो लोग आज की तारीख में 74A चालू करेंगे। रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में आपको बताया था कि टीडीएस के रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करने होते हैं। नीचे ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, जस्ट अभी स्क्रीन के एकदम बॉटम साइड पे दिखेगा। ये ब्लू बॉक्स के अंदर इतना बोला हुआ है कि टीडीएस के रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करने ही होते हैं, अब चाहे आपने किसी मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया हो या नहीं। अगर नहीं भी डिडक्ट किया हुआ तो नील रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी होता है। उसके बाद में आपके पास देख रहे हैं नो टीडीएस के कुछ प्रावधान, ये बढ़िया चीज है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मतलब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। आपको चेक करना है टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज अप टू 2,50,000 तो ऐसे केस में नो टीडीएस। तो बेटा जी ऑल ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस आर टीडीएस डिडक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। सो अगर टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट जो है इफ इट इज अप टू 2,50,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लगेगा। चलो अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख को, लेकिन इट इज कंटेनिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम, अब जैसे ही एग्जाम हटाया तो देखा द टैक्सेबल अमाउंट इज अप टू 2,50,000 तो उस केस में भी नहीं लगेगा। अगर ये गोवा गोवा दिल्ली वाला केस है, मतलब एलओएस पीओएस गोवा में है एंड एलओआर दिल्ली में है, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो, तो ऐसे केस में नो टीडीएस। अगर जो सर्विसेज का काम हुआ है वो एग्जाम सर्विसेज है, गुड्स का काम हुआ है वो एग्जाम सर्विस एग्जाम गुड्स है, या फिर वो वाले गुड्स है जिनके ऊपर जीएसटी का ले भी नहीं होता, या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो शेड्यूल 3 के अंदर है, तो भाई साहब ऐसे वाले केसेस में तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगता। या तो गुड्स और सर्विस एग्जाम्प्ट है उसकी डीलिंग करिए, या फिर वो 6 गुड्स एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या फिर शेड्यूल 3 का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, अब यहाँ पे तो जीएसटी लगती ही नहीं तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे रेसिपेंट के ऊपर आरसीएम लगता है तो उस केस में भी टीडीएस मत डिडक्ट करना। और अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहां पे रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड वाले को पूरा पेमेंट दे देना, उसके केस में टीडीएस मत डिडक्ट करना। और लास्ट वाला केस है सेस कंपोनेंट में कुछ भी काटाकुटी नहीं होती, ये 1% सीजीएसटी एसजीएसटी होता है और 2% आईजीएसटी होता है, लेकिन सेस कंपोनेंट के लिए कोई भी टीडीएस काटने का जरूरत नहीं होता। ये पूरा टीडीएस के प्रोविजंस खत्म किए। अब आपके पास में आता है सेक्शन 52 एंड दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट टीसीएस। सर टीसीएस के प्रोविजन कब कैसे अप्लाई होते हैं, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के टाइम पे करवाया है। आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वो फाइल आपके सामने ओपन करके रखूं जिससे आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सो गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर पेज इन फ्रंट ऑफ यू, यू गेट अ बेटर आइडिया ऑन दैट। ये सी दिस, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट अ केस जहां पे ईसीओ तो कोई सप्लायर है वो रेसिपेंट को ईसीओ के थ्रू कुछ गुड सप्लाई कर रहा है, या फिर कोई सप्लायर है वो रेसिपेंट को ईसीओ के थ्रू कोई सर्विस दे रहा है अदर देन 95 वाली सर्विस। तो ऐसे केस में सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को जाके जीएसटी तो सप्लायर कर देगा, लेकिन ईसीओ भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, ईसीओ भाई साहब को बोला जाता है ईसीओ आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सेक्शन 52 में, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो मैं वापस से बता दूं, अगर ईसीओ के थ्रू कोई पर्सन गुड्स बेच रहा है तो ईसीओ को उस ट्रांजैक्शन में टीसीएस कलेक्ट करना है, या फिर ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहा है लेकिन 95 वाली नहीं अदर सर्विस दे रहा है, तो ऐसे केस में ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करना है। सर अगर 95 वाली सर्विस दिया तो, अरे भाई साहब 95 वाली सर्विस में तो ईसीओ को पूरा पूरा जीएसटी उसी को जमा करना है, तो जब पूरा जीएसटी जमा करेगा तो उसमें टीसीएस की बात नहीं आती। टीसीएस तब आएगा जब उसके थ्रू कोई अदर सर्विस दी जा रही है या कोई गुड सप्लाई किए जा रहे हैं।
ऑन दैट नोट आई टेक यू बैक टू द प्रोविजंस जहां से मैं उस फाइल से डिस्कस कर रहा था, यूर इन फ्रंट ऑफ यू। अब पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट ये बोलता है कि ये जो टीसीएस का प्रोविजन है ये तब लगता है जब 95 के अलावा कोई सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जा रही है या कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि जो रेसिपेंट है उसने डायरेक्टली सप्लायर के पास में पेमेंट पहुंचा दिया, मान लो आप में से ही कोई सप्लायर है और आप में से ही कोई रेसिपेंट है, अब आप सप्लायर आप रेसिपेंट और आपने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजेक्शन किया है, सो आई एम द ईसीओ। लेकिन अगर मेरे पास में पेमेंट आई ही नहीं, आप में से कोई रेसिपेंट है और आप में से कोई सप्लायर है और रेसिपेंट ने डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट कर दिया, आपकी पेमेंट कभी मेरे पास पहुंची ही नहीं, तो मेरे पास अगर पैसे पहुंचे ही नहीं है, अगर रेसिपेंट ने डायरेक्टली वो मान लो कोई गुड्स है, ठीक है, कुछ फोन ऑर्डर किया था अमेजोन वगैरह से, एंड आई एम दी अमेजोन। अब आपका कोई प्लेटफॉर्म है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हो और कोई बंदे ने फोन ऑर्डर किया था अमेजोन पे, वो आ रहा था कि ये फोन वगैरह अच्छा फोन है, अमेजोन या जो भी आपने ऑर्डर किया वहां से। अब ऐसे केस में रेसिपिएंट ने सप्लायर का जो वो फोन का पेमेंट था उसने डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट कर दिया और मेरे पोर्टल पे मान लो पेमेंट हुई ही नहीं है। अब अगर मेरे पोर्टल पे पेमेंट हुई नहीं है, मेरे पास पैसे आए ही नहीं है, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, टीसीएस विल नॉट अप्लाई व्हेन द पेमेंट इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन द अकाउंट ऑफ सप्लायर एंड इट इज नॉट डन थ्रू ईसीओ। लेकिन TCS is applicable only if the payment is firstly collected by ECO। तो रेसिपेंट से मैंने फोन का पेमेंट कलेक्ट किया और फोन का पेमेंट जब मेरे पास में आया तो जो भी अमाउंट कलेक्ट किया उसमें से मैं अपना प्लेटफॉर्म फीस और अपना कमीशन माइनस करूंगा, उसके बाद में मैं TCS माइनस करूंगा एंड बैलेंस अमाउंट मैं आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी सप्लायर को दे दूंगा। तो TCS के प्रोविजन पहली बात तो कब लगते हैं? जब मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी ने गुड्स बेचे हैं या कोई सर्विस, लेकिन 95 वाली नहीं, अदर सर्विस, उसमें भी तब लगेगा जब मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुआ तो है, लेकिन पेमेंट पहले मैंने कलेक्ट करी और उसके बाद मैं सप्लायर को देने जा रहा हूं, तो जब पेमेंट देने जाऊंगा उसमें से टीसीएस कलेक्ट करूंगा। अगर डायरेक्टली रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट दे दिया तो ऐसे केस में मुझे कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है पर्सन लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। तो देखो ये ईसीओ ही कलेक्ट करता है, ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस हु कलेक्ट्स द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। लेकिन कितने परसेंट का? तो ध्यान देना, परसेंटेज आपका 0.25% सीजीएसटी एंड 0.25% एसजीएसटी, और अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट का है तो 0.5% आईजीएसटी का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। लेकिन सर ये किस अमाउंट का? तो देखो, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो पहली बात अगेन, टीडीएस में भी बोला था, टीसीएस में भी बोला है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई नहीं। और एक बात समझ लो, 0.5% या 0.25% ऑफ द नेट वैल्यू। अब नेट का मतलब दो एंगल से समझो। पहली बात तो नेट ऑफ जीएसटी, मतलब अगर कभी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ भी है, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गुड्स बेचे गए थे वो 3540 के थे, इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। जब मैं बैक कैलकुलेशन करता हूं तो मैं उसके अंदर से जीएसटी का अमाउंट बाहर कर देता हूं और देखता हूं कि जो वैल्यू का पोर्शन है वो बस 3000 है। 3000 के ऊपर 540 की जीएसटी है, तो जीएसटी हटा दो, अब वैल्यू पोर्शन कितना है? 3000। इस 3000 के ऊपर टीसीएस लगता है 0.5% के हिसाब से 15 रुपए का आएगा। 3000 के ऊपर 0.5% 15 रुपए का टीसीएस कलेक्ट करके जमा करना होगा। तो नेट का मतलब जो आपका टोटल अमाउंट होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो नहीं, जीएसटी एडजस्ट करके नेट करने के बाद मतलब वैल्यू वाला पोर्शन लो। ये नेट का एक मतलब होता है। नेट का दूसरा मतलब ये होता है कि जो भी सप्लाईज हुई थी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, मान लो कोई सप्लायर है, उसने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा फाइनेंशियल ईयर, पूरे मंथ के अंदर 5 लाख का सेल्स किया, लेकिन 5 लाख के सेल्स में से 2 लाख के गुड्स रिटर्न हो गए। जैसे अपन मिंत्रा पे भी ऑर्डर करते हैं, अच्छा नहीं लगा तो अपन 1 हफ्ते या 14 दिन के अंदर रिटर्न कर देते, वैसे ही मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ सप्लाई हुआ और सप्लाई 5 लाख का सेल्स हुआ था पूरे मंथ में, लेकिन 2 लाख का रिटर्न हो गया। अब नेट नेट कितना सप्लाई हुआ है? 3 लाख। तो जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो नेट आफ्टर एडजस्टिंग द रिटर्न्स। सो अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग एनी मंथ लेस टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न। तो रिटर्न एडजस्ट करने के बाद जो नेट होता है वो, लेकिन इस नेट में भी आप क्या माइनस करोगे? जीएसटी वाला अमाउंट, और बस वैल्यू वाला जो होगा उस वैल्यू के ऊपर आप लोगे 0.5% आईजीएसटी वाला टीसीएस।
यहां तक अगर आपकी कहानी समझ में आई है तो बढ़िया वाला खेल है। कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल आपको यहीं से एग्जाम वाला क्वेश्चन उठा के दिखा देता हूं। ये आप ही लोगों का इस बार जो क्वेश्चन पेपर है, जो ऑफ लेट अभी क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम गया ये रहा, मई 26 वाला। अमन एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये वाला नहीं, अमन वाला नहीं, हाँ ये रहा, सूरज अपैरल्स। सूरज अपैरल्स इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. It is selling leather bags across India through e-commerce operator Wycart. Wycart is not being an agent, is registered with MP GST authority as a TCS collector and collects TCS on supplies made through it. Suraj Apparels made a sales of rupees 4,60,000 and received sales return of 88,500. तो भाई साहब ये सेल्स हुआ है, उसमें से रिटर्न्स इतना हुआ है। सेल्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वाह भाई वाह, ये जो सेल्स है इसके अंदर टैक्सेस नहीं है, लेकिन जो रिटर्न है इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो मैंने आपको बोला था टैक्स हटाना पड़ेगा, तो वगैरह वगैरह है। और लेदर बैग्स पे जीएसटी 18% है, आईजीएसटी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी टीसीएस कलेक्ट करना है, और टीसीएस होता है 0.5% अगर ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट का है, आईजीएसटी का है तो। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीसीएस, आईजीएसटी वाला टीसीएस। तो सर ये कितना परसेंट होता है, तो बेटा जी ये जो टीसीएस का परसेंट होता है ये होता है 0.5%, लेकिन आपको ये नेट पे लगाना पड़ेगा, मतलब रिटर्न्स एडजस्ट करने के बाद में। तो देखो ये आउटवर्ड सेल्स जो हमने मतलब सूरज अपैरल्स ने करी हुई है वो 4,60,000 की है रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। रिटर्न्स के अंदर 88,500 है, बस उस 88,500 के अंदर जीएसटी अमाउंट इंक्लूसिव है। मुझे वैल्यू निकालना है, सो मुझे जब वैल्यू निकालना होता है मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं 100 से और डिवाइड करता हूं बाय 118। ये मुझे वैल्यू ऑफ रिटर्न्स मिल गया, जो भी रिटर्न हुआ है वो 75,000 आता है। तो 88,500 के अंदर कुछ 13,500 का जीएसटी अमाउंट है। ये आपको 18% क्वेश्चन में इधर बताया था ना, ये वाला, ये यूज करके रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला। अब मेरी जो आउटवर्ड सेल्स हुई है वो भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, और जो रिटर्न्स है वो भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो अब मेरी जो नेट सेल्स है, प्रिसाइजली नेट सेल्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वो आ रही है 3,85,000। इसके ऊपर 0.5% का टीसीएस लगा करके आंसर आना चाहिए 1925। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1925। ठीक है, दिस वॉज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नाउ आई विल गो बैकवर्ड्स एंड आई विल टॉक अबाउट द प्रोविजन जो मैं डिस्कस कर रहा था। Here I am in this file. Here it is. सर ये टीसीएस का अमाउंट गवर्नमेंट के पास कब तक जमा करना चाहिए? आपको पता है टीसीएस का रिटर्न फाइल होता है, फॉर्म जीएसटीआर 8 है, मंथ खत्म होने के बाद 10 तारीख। तो आपको जो टीसीएस का पहले आपको मतलब वो अभी वो वाले क्वेश्चन में वाई कार्ड था, वाई कार्ड को कब तक जमा करना है? नेक्स्ट महीने की 10 तारीख तक। टीसीएस का क्रेडिट, सामने वाले को टीसीएस का क्रेडिट कैश लेजर में मिलता है, वैसा ही यहाँ पे टीडीएस के लिए भी बोला था, टीडीएस का पैसा उसको सामने वाले को उसके कैश लेजर में देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने आपका टीडीएस काटा है तो आपको कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, वैसे ही अगर मैंने आपका टीसीएस कलेक्ट किया हुआ तो वो भी आपको आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। ये वाले पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर कवर हो जाते हैं, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का रिवीजन, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में होगा। सो ये जीएसटीआर 8 है, ये रिटर्न फाइलिंग चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि जो भी ईसीओ होता है उसको रिटर्न फाइल करना होता है, ईसीओ के लिए फॉर्म होता है जीएसटीआर 8, वो जीएसटीआर 8 फाइल करता है। दूसरी बात, अगर ईसीओ जैसे हमारे क्वेश्चन में था वाई कार्ड, मंथ खत्म हो जाने के बाद में उसको हर महीने खत्म हो जाने के बाद में नेक्स्ट वाले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 8 फाइल करना होता है। जीएसटीआर 8 बाय द विदिन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ। लेकिन अगर कभी वो अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया, जीएसटीआर 8 फाइल ही नहीं किया, तो उसके बाद ड्यू डेट के बाद 3 साल तक फाइल कर सकता है। तो मान लो जनवरी 2026 का जो मंथ था, उसके बाद जनवरी 2026 के बाद फरवरी 2026 की 10 तारीख तक टीसीएस वाला जो रिटर्न है दैट इज जीएसटीआर 8 फाइल कर देना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं किया तो उसके बाद फरवरी 2026 की जो 10 तारीख है 10th Feb 2026 जो ड्यू डेट है, उसके बाद 3 साल तक फाइल कर सकता हूं मैं जनवरी 2026 का जीएसटीआर 8। सो जनवरी का
GSTR 8 जो कि फाइल करना चाहिए 10 फरवरी 2026, अगर मिस कर गए तो 3 साल टाइम है, मतलब 10 फरवरी 2029 तक फाइल कर सकते हैं, वो लास्ट डेट है। अगर 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 आपको फाइल करना है एनुअली वाला, तो देखो इनको मंथली वाला फाइल करना होता है GSTR 8, और एनुअली वाला स्टेटमेंट फाइल करते हैं GSTR 9B। तो जो ईसीओ होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसमें अमेजॉन वगैरह आ जाएगा, फ्लिपकार्ट आ जाएगा, ये वाई कार्ट आ जाएगा जो सम किया था, इनको हर महीना खत्म होने के बाद GSTR 8 फाइल करना पड़ता है आगे वाले महीने की 10 तारीख, और साल खत्म होने के बाद में एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है GSTR 9B में, साल खत्म हो जाने के बाद में 31 दिसंबर। ये रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में कवर होता है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने अभी आपको बताया, मैं वो फाइल भी वहां पे रखा हुआ था कि अगर आपके ऊपर TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो मैंडेटरीली आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उधर मैंने मार्किंग भी की थी, मैं आपको स्क्रीन फटाक से चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देख लो इधर। सो क्या हो गया भाई? कुछ तो एरर हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये वाला। तो जब भी TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो TCS की वजह से इनको लेना पड़ता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एंड दैट टू दे मस्ट टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर TCS के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इवन दो Amazon अपने बिजनेस प्रोफाइल, अपने पोर्टल के बिजनेस के लिए वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, डजेंट मैटर, TCS के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दिस वाज ये वही पॉइंट था जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये रहा। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 की जो बात है, इसके लिए मैं आपको एक बार क्रॉस रेफरेंस बता देता हूं। आप रजिस्ट्रेशन वाला मेरा जो रिवीजन वीडियो है वो जा करके देख लोगे, आपको उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है वो भी मैं बता देता हूं उसके अंदर। अरे यार क्या हो रहा है इसको? गिव मी अ सेकेंड, ओके। ये रजिस्ट्रेशन जो चैप्टर है इसके अंदर आप जाएंगे और मेरे रिवीजन वीडियो में से आप ये ढूंढ के निकाल सकते हैं। जब मैं डिस्कस कर रहा हूं सेक्शन 24 के अंदर जब मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट नंबर 4, ये पूरा पॉइंट नंबर 4 जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी को वहां पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। दिस पॉइंट नंबर 4, ये वाला, जहां पे ये सब एनरोलमेंट नंबर का डिस्कशन है। कहाँ गया एनरोलमेंट नंबर? ये रहा, ठीक है। सो वही वाला पॉइंट होता है। सो उससे कनेक्ट करके आपने खत्म कर देना चाहिए। आगे गया रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, बहुत बढ़िया है ये, कुछ एक 3-4 टाइम पहले पूछा हुआ था इन लोगों ने सवाल। अगर GSTR 8 फाइल कर दिया और फाइल करने के बाद पता चला कि उसके अंदर कुछ एरर है, कुछ गलती करती है फाइल करते वक्त, तो आप उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो इफ इट इज योर ओन मिस्टेक, और मतलब इफ इट इज यू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन, आपने वो इनकरेक्ट या गलती फाइंड आउट कर ली खुद से ही। आपको कभी ऑफिसर की तरफ से कोई स्क्रूटिनी ऑडिट या इंस्पेक्शन के टाइम पे उन्होंने फाइंड आउट किया और आपको बोला कि चेंज करो, वैसा वाला सिनेरियो नहीं होगा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ तब होता है जब आपने खुद फाइंड आउट किया कि मेरी GSTR 8 के अंदर मैंने कुछ गलती कर दी है, उसको रेक्टिफाई करना है तो आप कभी भी कर सकते हो। शैल रेक्टिफाई द सेम इन द स्टेटमेंट, इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो मान लो जनवरी 2026 का GSTR 8 फाइल किया था और फाइल करने के बाद मार्च में पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो जब मार्च वाला GSTR 8 फाइल करोगे तब उसके अंदर चेंजेस कर देना, वो चेंजेस कर देना, और वो मार्च के अंदर मेंशन करके बता देना कि जनवरी वाले में गड़बड़ हो गई थी। ऐसे केस में अगर चेंजेस की वजह से कुछ टैक्स का अमाउंट कम पे किया था और वो टैक्स पेबल आ रहा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। लेकिन ये बात समझ लो कि जनवरी 2026 के GSTR 8 में गड़बड़ हुई थी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप जनवरी, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में कभी भी कर सकते हो, मतलब 26-27 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो आगे वाला जो उसके बाद आता है 30 नवंबर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग दी एनुअल स्टेटमेंट जो कि GSTR 9B होता है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो जनवरी 2026 का मेरा GSTR 8 था, तो उसकी गड़बड़ को अगर ठीक करना है तो फरवरी 2026 वाले में कर लेना या मार्च 2026 वाले में कर लेना। और अगर मार्च 2026 में तू नहीं कर पाया तो अब मैंने गलती कर दी थी, वो फाइनेंशियली आपका होगा 2025 या 26। 2025-26 मतलब लास्ट में लास्ट 31 मार्च 2000
26 तक आप अपना जो GSTR 8 फाइल करोगे, वो जो भी करोगे उसमें कर लेना। अगर वो मिस हो गया डेट, तो उसके बाद जो आपके पास में आता है दैट इज 30 नवंबर 2026, ये वाली डेट तक कर सकते हो। या फिर फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट एनुअल स्टेटमेंट, दैट इज GSTR 9B ऑफ FY 25-26, 25-26 का जब 9B फाइल करोगे, उसकी जो एक्चुअल डेट होगी उससे कंपेयर करके देख लेना, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9B या फिर 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, ये लास्ट डेट है, इसके बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आपने फाइल कर दिया है और फाइल करने के बाद रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने की लास्ट डेट ये है, जिस भी साल में 8 फाइल किया था वो साल में कभी भी नहीं, तो साल खत्म हो जाने के बाद में 30 नवंबर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9B विच एवर इज अर्लियर। अगर फाइल ही नहीं किया है एंड यू मिस्ड आउट, सो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 8 ऑफ जनवरी 2026, ड्यू डेट के बाद 3 साल, मतलब 10 फरवरी 2026 के बाद 3 साल, मतलब 10 फरवरी 2029। सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, गड़बड़ मत करना। इफ यू हैवंट फाइल्ड एट ऑल, यू गॉट 3 years from the due date to file it actually, but you filed it and then you later on find out that you've done some mistake. To rectify the mistake, you should be doing in any GSTR 8 in the same financial year or देयर आफ्टर कोई भी GSTR 8, लेकिन साल खत्म होने के बाद में 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 9B विच एवर इज अर्लियर, ये डेट तक जो GSTR 8 फाइल करोगे उसके अंदर ही कर सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं होगा। लास्ट पेज, एंड देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो मैं वर्बली अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट नंबर 9, अगर मैं ECO हूं, ठीक है, और आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई करते हो, तो आपका जो भी सप्लाईज है आप अपने GSTR 1 में शो करोगे, GSTR 1 में एक्सप्लेन करोगे, और मैं GSTR 8 में बताऊंगा कि इसने मेरे प्लेटफॉर्म से इतना सेल्स किया हुआ है। तो मैं ECO हूं, मैं फाइल करूंगा GSTR 8, आप सप्लायर हो, आप फाइल करोगे 1। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट आपके GSTR 1 को और मेरे GSTR 8 को कंपेयर करके, मैच करके, चेक करके देखेगा। अगर आपने बोल दिया कि मैंने हरीश के प्लेटफॉर्म से 6 लाख के गुड्स बेचे हुए हैं, डिपार्टमेंट बोलेगा ओके, ये आपने GSTR 1 में लिख के दिया। अब मेरे GSTR 8 को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे वाले मतलब हरीश के प्लेटफॉर्म से उस बंदे ने 8 लाख की सेल्स करी है। ये क्या प्रॉब्लम है कि हरीश बता रहा है 8 लाख की सेल्स है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं 6 लाख की सेल्स है। तो अगर मिसमैच होगा तो डिपार्टमेंट भेजेगा तुमको नोटिस। तू बोल रहा है कि तूने हरीश के प्लेटफॉर्म से 6 लाख के गुड्स बेचे हैं, लेकिन हरीश तो बोल रहा है कि उसने मतलब वो उसके GSTR 8 में बता रहा है कि 8 लाख की सेल्स हुई है। ये गड़बड़ कैसे हो रही है, दोनों मैच क्यों नहीं हो पा रहे हो? तो आप या तो अपना GSTR 1 को चेंज करो, उसके अंदर अमेंड करो, जो भी है उसको रेक्टिफाई करो, या फिर हरीश तूने गलती की है तो एक काम कर, तू अपने GSTR 8 में चेंज कर दे, नेक्स्ट वाले जो भी GSTR 8 आएगा उसके अंदर चेंजेस कर लेना, या फिर भाई साहब आप अपना GSTR 1 में चेंजेस करो। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो दोनों को बोला जाएगा आप अपना 1 में चेंज कर लो या अपने 3B में चेक कर लो, जो भी है, या फिर अकॉर्डिंगली मुझे बोला जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी को समझ के ये देखने को मिलता है कि अगर 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 मैंने अपने GSTR 8 में कोई भी चेंजेस नहीं की, मैंने बोला 8 लाख है तो 8 लाख है, उसकी गड़बड़ है वो देखेगा। आपने बोला नहीं नहीं 6 लाख है तो 6 लाख है, हरीश चेंज करेगा। अब ना आपने चेंज किया ना मैंने चेंज किया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो 2 लाख की जो सेल्स है वो आपकी उसके ऊपर GST कंप्यूट करके आपकी लाइबिलिटी में ऐड कर देगा। बोलेगा कि हमने तो मान लिया कि हरीश जो बोल रहा है वही सही बोल रहा है, और 2 लाख रुपीस के ऊपर अब आपको GST देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने उसके लिए ना आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना हरीश ने एक्सप्लेनेशन दिया। ये सिर्फ तब हो सकता है जब ECO वाला ज्यादा बता रहा है और आप कम बता रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं 10 लाख और आपने बोला है 6 लाख, तो बोल देगा कि हरीश जो बोल रहा है ना वो 4 लाख एक्स्ट्रा, वो तेरा सेल्स है, नहीं तो तुम एक्सप्लेन करो। अगर रिवर्स हो जाता है, मान लो मैं कम बता रहा हूं और आप ज्यादा बता रहे हैं, तो डिपार्टमेंट उसमें कोई एक्शन नहीं लेगा। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, आंसर फ्रेम करते हुए प्रॉपर लिखना, किसने ज्यादा सेल्स बताया हुआ है, ECO ने अपने GSTR 8 में, आपने क्या किया है, आपने कम बताया हुआ है। तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल गैप है उसके लिए या तो आप अपने 1 को रेक्टिफाई करो, या फिर हरीश तू अपने 8 को रेक्टिफाई कर। अगर दोनों में से किसी ने भी चेंज नहीं किया तो हम सप्लायर की लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ये पूरा पॉइंट आपको 10th वाला बोल रहा है। 9th वाला पॉइंट यही बोल रहा है कि
ईसीओ का जीएसटीआर 8 और सप्लायर का जीएसटीआर 1 को मैच करेंगे और मैच करके दो चीजें चेक करेंगे। नेट टैक्सेबल वैल्यू हरीश कितना बता रहा है और तुम कितना बता रहे हो, और हर एक ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया। लास्ट है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको टीडीएस के वो एग्जाम वाले क्वेश्चन बता दूं एक दो, बट पहले ये 10th पॉइंट समझ लो। नोटिस टू ईसीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन मेरे को दिल से बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रहा है कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सुन लेना क्या सीन है, एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी मार्किंग्स तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। मेरी बात बस मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते रहो। सीन ऐसा है कि मैं हूं ईसीओ और आपने मेरे वेयरहाउस में कुछ गुड्स स्टोर करके रखे हुए। मैंने ही आपको बोला कि आपका ये प्रोडक्ट बहुत रनिंग है, एक काम करो इसके 150 यूनिट्स मेरे स्टोर में रख दो, कभी भी मेरा प्राइम कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैं उसको 4 घंटे में डिलीवरी दे दूंगा। तो आपने क्या किया है, आपने आपके ही कुछ यूनिट्स मेरे वेयरहाउस में रख दिए हैं कि हरीश के प्लेटफॉर्म से अगर कस्टमर का ऑर्डर आया तो फट से डिलीवर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है मुझको, मेरे को बोल रही है कि हरीश तेरे वेयरहाउस में उस सप्लायर के कितने गुड्स पड़े हुए इसका स्टॉक स्टेटमेंट दे। तेरे वेयरहाउस में, ईसीओ के वेयरहाउस में उस सप्लायर के कितने गुड्स पड़े हुए इसका स्टॉक स्टेटमेंट दे, और ये स्टॉक स्टेटमेंट या कोई भी डिटेल्स जो भी हम तेरे से मांग रहे हैं वो तुझे हमको रिटर्न जवाब में देना है। कितने दिन में सबमिट करके देगा हरीश ईसीओ? तो 15 वर्किंग डेज में ये पूरा पूरा डिटेल हमको सबमिट करके देगा। ध्यान देना 15 डेज नहीं है, 15 वर्किंग डेज है। ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो गड़बड़ मत करना। 15 वर्किंग डेज, लेकिन वो भी कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब जिस दिन से मुझे नोटिस सर्व हुआ। देखो, नोटिस इशू होता है अलग दिन पे और सर्व होता है अलग दिन पे। प्रैक्टिकल लाइफ में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो लोग सीधा आपके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनाते वक्त ये लोग जानबूझ के इशू करने वाली डेट अलग लिखेंगे और सर्व मतलब जिस दिन डिलीवर हुआ, जिस दिन मुझे वो नोटिस हाथ में मिला, वो डेट अलग कर देंगे। तो आपको 15 दिन, 15 वर्किंग डेज कहां से काउंट करना है? जिस दिन से ऑर्डर मेरे को सर्व हुआ था, नोटिस सर्व हुआ था, वहां से 15 वर्किंग डेज में मुझे स्टॉक स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर मैं नहीं करता, उनकी बातों का मैं कंप्लायंस नहीं करता, तो मेरे ऊपर पीनल एक्शंस, पेनल्टी वगैरह लगेगी सेक्शन 122 के अंदर। एंड मेरे को जीएसटी मतलब पेनल्टी लगेगा, सीजीएसटी का अप टू 25,000 एंड एसजीएसटी का अप टू 25,000 का मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकता है। ऐसे वाले लोगों के गुड्स जो हरीश के प्रीमाइसेस में, हरीश ईसीओ के वेयरहाउस में स्टोर किए हुए हैं, और उन लोगों ने मेरी प्रीमाइसेस को एपीओबी बोल के डिक्लेयर किया हुआ है। क्लास के अंदर डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने ऑलरेडी। सो दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। कोशिश करता हूं, ढूंढता हूं वो 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो अभी लाइन बाय लाइन इस रिवीजन वीडियो के अंदर ही ऐड कर देता हूं, तो क्या है ना, आपका काम हो जाएगा फट से। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सीए इंटर वाले एग्जाम में देखने को मिला था। सीए इंटर वाला जो पेपर अब भी गया था मई 26 वाला, उसी के अंदर था। हिम कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 51(1)(d). 51 मतलब टीडीएस वाला, ठीक है। सो वो लोग रजिस्टर्ड है टीडीएस के हिसाब से, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो वो कैटेगरी के अंदर आता है जिनके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट लगती है। दे आर रजिस्टर्ड इन शिमला विच इज इन हिमाचल प्रदेश एंड फॉर डिडक्टिंग एंड दे आर रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस पर्पसेस। Provide the following details regarding payment of bills during the month of May। देखो, पेमेंट कर रहे हैं तो रेसिपिएंट पेमेंट करता है, सप्लायर सर्विस देता है। तो अगर मैं हिम कॉर्पोरेशन हूं तो आपने मेरे को सप्लाई करी हुई है, मैं रेसिपिएंट हूं और मैं आपको पेमेंट दूंगा, ठीक है। सो हिम कॉर्पोरेशन इज ऑब्वियसली इन दिस एग्जाम्पल द रेसिपिएंट एंड फॉलोइंग पर्सन्स आर सप्लायर्स। ये सब सप्लायर्स हैं और हिम कॉर्पोरेशन रेसिपिएंट है। पहले वाले केस में अगर आप देख रहे हो तो पहली बात तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है। क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये गुड्स और सर्विसेज के जीएसटी रेट दिए हुए, लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो मुझे अब रिवर्स कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और टीडीएस के लिए ये वाले रेट्स नहीं लगते हैं। टीडीएस के लिए जो आपको बता रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस का रेट लगता है इंट्रा स्टेट में 1% और इंटर स्टेट में 2%। पहले वाले केस में टीडीएस नहीं काटना है क्योंकि जीएसटी हटाने के बाद में जो आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है इट शुड बी एक्सीडिंग 2,50,000। ये तो 2.5 लाख के नीचे, तो ऐसे केस में टीडीएस नहीं लगेगा।
दूसरे वाले केस में ये कोई अरुण है, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ही इज रजिस्टर्ड इन हिमाचल। तो अब ये हिमाचल में रजिस्टर्ड है और सप्लाई किया है मैन पावर। तो देखो अगर हम भी हिमाचल के हैं, वो भी हिमाचल है और सर्विस भी उसने हिमाचल में दी है, तो ये सब कुछ इंट्रा स्टेट का ट्रांजेक्शन है। देख रहा हूँ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2,60,000 के ऊपर चली जा रही है और 2,60,000 के ऊपर चली जा रही है, तो ये 2.5 लाख के ऊपर चला गया। मेरे को ऐसे केस में टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए 1%, 1%। ठीक है, ये ग्रीन में मैंने इंट्रा लिखा हुआ है इधर। तो यहाँ पे देख रहे हो 2,60,000 का 1%, 1% सीजीएसटी एसजीएसटी का टीडीएस है। पॉइंट नंबर 3 में पीएसयू ट्रांजेक्शन है। आधुनिक हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक रजिस्टर्ड पीएसयू है और रजिस्टर्ड है वगैरह वगैरह। अब पीएसयू है तो फिर टेंशन ही मत लो, क्योंकि पीएसयू में कभी टीडीएस आता नहीं है। अब जेएन एंड सन्स है पॉइंट नंबर 4 में। ये लोग रजिस्टर्ड है लुधियाना में। बाय द वे जेएन एंड सन्स सप्लायर है, हम लोग रेसिपेंट है। ये लोग रजिस्टर्ड है पंजाब में, तो सप्लायर इज इन पंजाब। फॉर प्रोवाइडिंग राइट्स टू यूज स्पेस फॉर होल्डिंग माउंटेड ऑन ग्राउंड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में एक सर्कुलर है और बोलता है होल्डिंग्स पे अगर ऐड वगैरह किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे केस में होता है वेयर द होल्डिंग, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लोकेटेड। अब अगर होल्डिंग हिमाचल प्रदेश में तो प्लेस ऑफ सप्लाई हिमाचल हो जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जैन पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई हिमाचल प्रदेश। अगर एलओएस पीओएस अलग अलग स्टेट में है तो ट्रांजेक्शन हो जाता है इंटर स्टेट। रेसिपेंट जो कि हम लोग हैं हिमाचल में, हम लोग पेमेंट देंगे तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे 2% से, क्योंकि ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट का है। सर टीडीएस लगेगा क्या? हाँ, 4,20,000 के ऊपर है। 4,20,000 के ऊपर है। मैंने गलती से यहाँ पे इंट्रा लिखा है बेटा जी, ये इंट्रा नहीं है, दिस शुड बी इंटर स्टेट। और ऐसे केस में टीडीएस डेफिनेटली डिडक्ट होगा, लेकिन क्या परसेंट पे सर? 2% पे। 4,20,000 है और इसके ऊपर आपको 2% दिख रहा है, दैट इज 8,400। फोर का जो बी वाला पॉइंट है इसमें टीडीएस नहीं लगेगा। क्यों मालूम? लोकेशन ऑफ सप्लायर जैन किधर का है? पंजाब। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे? देखो ये राइट्स टू यूज होल्डिंग वगैरह, होल्डिंग कहाँ पे लगी हुई है? पंजाब के अंदर। सो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पंजाब है, एलओएस पीओएस दोनों पंजाब में है, तो फिर एंड रेसिपेंट अलग स्टेट में है, तो ये तो वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी आपको समझाया था, गोवा गोवा दिल्ली, पंजाब एचपी। ऐसे केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इवन दो वैल्यू 3 लाख के ऊपर है। एक टेक्निकल एरर है और ऑनेस्टली बोलूं, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने सजेस्टेड आंसर देखा ही नहीं है। ऐसे केस में 3 लाख वगैरह है तो कोई टीडीएस तो डिडक्ट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से टीडीएस का अमाउंट जो आ रहा है वो 2,600 8,400 आ रहा है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, आप सजेस्टेड आंसर देख लेना क्योंकि रिलीज तो हो गया। अब मेरे को एक बात जो समझ में नहीं आई है इंस्टीट्यूट की, वो ऐसे क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया? कंफ्यूजन मतलब क्या सर? देखो पहली बात चंडीगढ़ लिखा है और उसके बाद पंजाब लिखा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट सी है, हर किसी को पता है कि चंडीगढ़ एक्चुअली पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है। लेकिन आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक अलग ही यूनियन टेरिटरी है। अब अगर आप चंडीगढ़ लिख रहे हो तो मेरे को यूनियन टेरिटरी समझ में आता है, लेकिन अगर ब्रैकेट में पंजाब लिख रहे हो तो मैं समझ रहा हूं कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ पंजाब। तो टेक्निकली मैं ये ट्रैक पे सोच रहा हूं कि ब्रैकेट में पंजाब लिख दिया इसलिए, अगर ये नहीं लिखते तो मैं चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी समझ के आंसर सॉल्व करता और फिर इसके अंदर टीडीएस आ जाता, क्योंकि एलओएस पंजाब स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ नाम की यूनियन टेरिटरी में, जो कि अलग अलग है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट का हो जाएगा। सजेस्टेड आंसर के अंदर क्या दिया हुआ है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, हो सकता है मैं जो अभी सॉल्व किया हूं उसके अगेंस्ट जाकर के इंस्टीट्यूट कुछ भी दे, एक बार चेक कर लेना। बट मैंने ये सॉल्व किया ये अज्यूम करके कि चंडीगढ़ बीइंग एज अ पार्ट ऑफ अ पंजाब स्टेट, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन पंजाब, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन पंजाब, एलओएस पीओएस पंजाब, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इज इन एचपी। ये ट्रांजेक्शन गोवा गोवा दिल्ली के हिसाब से टीडीएस वाले पॉइंट इसमें नहीं आते। ये मैंने आपके साथ एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब मेरी जो और 2 क्वेश्चन डिस्कस करने की पॉइंट है वो मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, आपकी केस बेस्ड सिनेरियो के अंदर वो मिल जाएगा। तो मेरी केस बेस्ड सिनेरियो फाइल ढूंढ लेना, मैंने वो यूट्यूब पे वो भी डाल रखी हुई है। उसके अंदर 2 स्पेसिफिक केस बेस्ड सिनेरियो है जहां पे टीडीएस के पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। मैं पिंड कमेंट में लिख दूंगा कि टीडीएस के लिए कौन से केस बेस्ड सिनेरियो का कौन सा वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व कर लेते हो खुद से तो वेल एंड गुड, वरना आप मेरे जो मैंने डाले हुए केस बेस्ड सिनेरियो डिस्कस करके डाला हुआ है उसके अंदर चेक कर लेना, ठीक है। आई हैव टू शट डाउन द वीडियो, आई हैव सम अदर वर्क टू डू। एक्चुअली इट इज 1 o'clock, अभी पता नहीं घड़ी तुमको दिख रहा है कि नहीं, 1:45 1:30 1 बज रहे रात के। मुझे कल सुबह 7 बजे का लेक्चर के लिए जाना है, तो फिर खाना नहीं खाया हूँ, सब कुछ गड़बड़ वाली बात होगी। सो आई हैव माई मील, और भी कुछ काम है, सुबह उठ के भी जल्दी मेरे को थोड़ा सा नोट्स पर देखना है, ऑल दैट थिंग, तो आई हैव टू शट
इट डाउन, आप अपने हिसाब से देख लेना। आई बिलीव आपका काम अच्छे से हो रहा है, जैसा आपने बोला था रिवीजन वीडियो डाल दो, तो अब डाल रहा हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अप, एंड लव यू ऑल द बेस्ट। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो भी होगा मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, आई विल वाइंड अप, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय 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 बाय, लव यू।